दीदी झाड़ू ले लेना। Jai Jinendra. Chandraji, please start the session. Yeah, 1 second. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जिनेंद्र। आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इस तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के प्रेक्षा मेडिटेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है।
भगवान महावीर ने अपने समय में बहुत तपस्या की थी, एंड उस तपस्या में अगर किसी चीज का उन्हें सबसे ज्यादा सहयोग मिला था तो वह था ध्यान का। एंड भगवान महावीर जिस समय तपस्या करते थे उस समय तप का बहुत बोलबाला था, लेकिन महावीर पहले थे उस समय में जो बोलते थे कि ध्यान और तपस्या दोनों का अपना अपना महत्व है। एंड आज उसी ध्यान को आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा मेडिटेशन का प्रारूप दिया है, जो आज हम सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम प्रेक्षा का लिटरल मीनिंग लें तो वो होता है गहराई से देखना, लेकिन जब हम प्रेक्षा मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेरे लिए इसका तात्पर्य बनता है कि खुद को जानना, खुद को गहराई से देखना, एंड खुद के इमोशंस, खुद की मेंटल वेलबींग को कैसे प्रेक्षा मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। तो आज का ये सेशन इसी चीज के ऊपर है। आज हम इंडिया में देख रहे हैं, बाहर विश्व में भी देख रहे हैं, कोविड बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, एंड ऑल ऑफ दिस समवेयर अफेक्ट्स आवर मेंटल वेलबींग एज वेल, राइट, whether we realize it or not, and that mental well-being in turn affects our physical well-being as well. So ये दोनों चीजों को देखते हुए प्रेक्षा मेडिटेशन कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, कैसे हम इस सिचुएशन से बेटर डील कर सकते हैं, उसी के ऊपर हमारा आज का सेशन मेजरली रखा गया है। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं प्रेक्षा सॉन्ग के द्वारा। जब भी हम प्रेक्षा मेडिटेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में हम प्रेक्षा गीत के कुछ दोहे गाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा प्रेक्षा मालू से कि वो प्रेक्षा गीत से आज के सेशन की शुरुआत करें। Jai Jinendra to everyone. Thank you, Chandra. I'll start with the Preksha song now. Yeah. आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा के द्वारा, आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। धन्यवाद। Thanks a lot, Preksha, for starting off the session with the nice tone of Preksha song. Now I'll request our president, Mrs. Archana Jain, to start the session with a welcome speech. जय जिनेंद्र ऑल। अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर के चरणों में वंदन। भगवान महावीर को संगम देव ने अनेक मारणांतिक कष्ट दिए। चंडकौशिक सर्प ने उन्हें डसा, ग्वाली ने कर्ण में कील ठोक दिए, आदिवासियों ने उनके स्किन को छीलकर ब्लड निकाल लिया, यहाँ जंगली कुत्तों ने कितनी बार अटैक किया। ऐसे मेनी मोर कष्ट उनकी लाइफ में आए, लेकिन उन्होंने उन सभी परिसरों को जीता भी और बड़े आनंद में रहे, क्योंकि वे ध्यानस्थ थे। वे अपनी आत्मा के ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें बाहर के कष्ट विचलित नहीं कर सके। आज चारों तरफ कोरोना का प्रकोप है और हर व्यक्ति, हर परिवार कोरोना के शैडो में है। हर व्यक्ति डरा हुआ है, डिप्रेस है और इस लॉकडाउन से परेशान होके फिजिकली, मेंटली, इमोशनली काफी लो फील कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन ये उठता है कि कब तक हम फिजिकल फिटनेस के लिए विटामिन सी और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते रहेंगे। हमने वैक्सीन तो लगा लिया, लेकिन क्या पता प्रकृति कोई नए वायरस को तैयार कर रही है। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा टेक्निक है, क्या कोई ऐसा कैप्सूल है या ऐसी कोई प्रैक्टिस है जिससे हमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिल सके। द आंसर इज यस, विद गॉड्स ग्रेस। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने 22 साल की साधना के बाद भगवान महावीर की पद्धति को बड़े ही साइंटिफिक स्पिरिचुअल वे में प्रेक्षा ध्यान के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
इसके लिए हम आज के दिन उनके बहुत आभारी हैं। तेरापन प्रोफेशनल फोरम नागपुर आज कोशिश कर रहा है कि हर दृष्टि से हम कोरोना के अगेंस्ट लड़ सकें और फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डिजीज से फ्री, लॉन्ग टर्म फ्री होने के लिए आज हमने यह कोविड कैप्सूल बाय प्रेक्षा मेडिटेशन ये सेशन लेके आए हैं। आई एम रियली हैप्पी एंड आई वेलकम माया जी एंड मधु जी फॉर गिविंग देयर कंसेंट एंड गिविंग देयर इम्पोर्टेंट टाइम टू अस सो दैट बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ये सारी चीजें हम तक पहुंच सके और लोग ट्रांसफॉर्म हो सकें। ये तेरापन नागपुर के लिए, टीपीएफ नागपुर के लिए ये बहुत ही गौरव का समय है कि इस सेशन को प्रमोट करने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी हमारी नेशनल टीम हमारे साथ में है। मैं बता दूं, तेरापन प्रोफेशनल फोरम इन द सेंटर अपने पूरे एक्सपर्टीज को फाइनेंशियली, मेडिकली या अपने पूरे नेटवर्क को यूज करके हर सोशल नोबल कॉज के लिए वो आगे खड़ी है, फ्रंट लाइन में खड़ी होकर हेल्प करने की कोशिश कर रही है। नवीन जी जैसे ग्रेट लीडर के अंडरशिप में, उनके पैशनेट डायरेक्शंस में आज पूरी टीम एकजुट होकर पूरी यूनिटी के साथ सबका दुख एक दुख बन गया है और सब मिलके काम कर रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड टू शेयर कि आज हमारे साथ नेशनल टीम के सेक्रेटरी श्री मिस्टर हिम्मत जी मानदौड़ फ्रॉम बैंगलोर यहाँ पे हैं। आई हार्टली वेलकम हिम्मत जी। वेस्ट जोन के सेक्रेटरी मिस्टर दीपक जी आज हमारे साथ हैं। आई रियली वेलकम दीपक जी। नेशनल फेमिना कोऑर्डिनेटर याशिका खटेर हमारे साथ हैं और काफी ब्रांच लीडर्स मेरे साथ में हैं जिनके कंसर्न आई कैन सी देम लॉग इन, सो आई रियली वेलकम देम। एंड लास्टली ट्रेनर के भी महा ट्रेनर, प्रेक्षा के महा ट्रेनर आई वुड से राजेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 700 से भी ज्यादा प्रेक्षा ट्रेनर तैयार किए और वो इंदौर से हैं और अपनी सेवाएं प्रेक्षा ध्यान में दे रहे हैं, तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। नाउ मूविंग द प्रोग्राम, आई हैंड ओवर द माइक टू मिस्टर हिम्मत जी। आप प्लीज अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करिए। हिम्मत जी। भगवान महावीर के चरणों में वंदन, अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, टीपीएफ के आध्यात्मिक परिवेशक मुनिश्री डॉक्टर रंजीत मुनि के चरणों में वंदन, पधारे हुए सभी नेशनल ऑफिस बेरर्स, जोनल ऑफिस बेरर्स, आज के हमारे स्पीकर्स माया जी और अंजू जी, और टीपीएफ नागपुर की पूरी टीम और पधारे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले भगवान महावीर जन्म कल्याण की सबको मंगल कामनाएं। आज के दिन भगवान महावीर के जो सिद्धांत है उनका हम स्मरण करें और एक काइंड ऑफ प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें, एटलीस्ट इतना तो करें, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें कि आने वाले एक वर्ष में कैसे उनके जो सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में कैसे उतारे और अपने आसपास के लोगों में कैसे उतारे और अपने जो सभा संगठन में हम लोग काम करते हैं वहां पर भी इन सिद्धांतों को किस तरह से अपन अपनाएं और इंश्योर करें भी दूसरे भी इसको अपनाएं। तो ये जो है एटलीस्ट आज के दिन अपने को इस पे चिंतन करना चाहिए। और मैं आज सभी को ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम पूरे भारत में आज की तारीख में कोविड की जो महामारी है उसके लिए सभी फ्रंट पे तैयार है और फाइट भी कर रही है। हमारे करीब 700 से 800 डॉक्टर है टीपीएफ में, टीपीएफ जो प्रॉपर मेंबर है तेरापन समाज के डॉक्टर्स हैं जो सब जगह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज एक नया सर्विस हमने शुरू किया जिसकी मैं विशेष तौर पर जानकारी देना चाहता हूं। आज से डेली सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 टीपीएफ के डॉक्टर्स विल बी लाइव अवेलेबल ऑन जूम ओनली फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स फेस टू फेस। आप लॉग इन कीजिए, आपके सवाल पूछिए और आप एग्जिट कर लीजिए, या आपको बैठ के सुनना है तो सुनिए, लेकिन डायरेक्टली जो आपके फेस टू फेस सवाल है आपके रिपोर्ट से बता के इमीडिएटली यू गेट योर सॉल्यूशंस। तो हमारे 3 से 4 डॉक्टर हमेशा जूम पर रहेंगे सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6। ये नेशनल इनिशिएटिव है इन एसोसिएशन विद तेरापन महासभा। इसके अलावा जो अपने तेरापन के जितने भी ब्रांचेस हैं हमने सभी जगह सभी ब्रांचेस में कोविड कोऑर्डिनेटर्स बना के रखे हैं। एक सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्शन जहां पर तेरापन समाज के, जैन समाज के लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करके कंसल्टेंसी के हिसाब से ले लो, बेड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से लो, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जितना भी हो सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि वी कैन गारंटी दिस थिंग्स एंड ऑल, बट जैसे आपको भी पता है सिचुएशन क्या है, तो जितना भी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो सुविधाएं हैं
समाज को प्रदान करें। तो सब जगह हमारे जो जागरूक ब्रांच मेंबर्स हैं और जागरूक डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, तो ये अपना कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। और आज का जो ये जो विशेष कार्यक्रम है, मैं हमेशा से देखता आया हूं कि जो टीपीएफ नागपुर की जो टीम है हमेशा से ही एक अलग इनोवेटिव प्रोग्राम करती आ रही है, एक अलग ही तरह के माहौल है वहां पर, और काफी इंस्पिरेशनल एंथुसियास्टिक टीम वहां पर खड़ी की है अर्चना जी ने और नितिन जी ने। बहुत ही बढ़िया टीम, और जब टीम बढ़िया होती है तो कार्यक्रम भी काफी इनोवेटिव और डिफरेंट होते हैं। और आज का जो ये जो प्रोग्राम है, मैंने कोविड के काफी सारे प्रोग्राम्स की सब जगह पे चर्चाएं सुनी है, देखी है, बट आज का जो कार्यक्रम है काफी अलग है और मुझे लगता है कि काफी जरूरी कार्यक्रम भी है। जैसे कि आयुर्वेद में और जैन धर्म में दोनों में ये विश्वास है कि कोई भी जो बीमारी होती है वो सिर्फ शारीरिक, सिर्फ मानसिक या सिर्फ भावना के लेवल पर नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं तीनों का इसमें मिलन होता है। और जब प्रॉब्लम उस तरह की हो तो उसका जो इलाज है वो भी मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी उसको जो उसका सोल्यूशन हो सकता है। और उसी के आई थिंक उसी के तर्ज पे आज अपना है ये प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन, और किस तरह से अनुप्रेक्षा से हम लोग ये जो कोविड की जो प्रॉब्लम से बाहर आ सके। और ऐसे हमारे सेंसेशनल स्पीकर्स हैं जो जिनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और काफी सेवाएं अपनी सब जगह देते आए हैं, उनके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और पूरी टीम टीपीएफ नागपुर की जो आज इस कार्यक्रम को जो आगे लेके आई है, प्रोजेक्ट कन्वीनर चंद्र जी, नितिन जी जो अपने सेक्रेटरी है टीपीएफ नागपुर के, और विशेष तौर से हमारे नागपुर के प्रेसिडेंट अर्चना जी, शी हैज बीन लीडिंग दिस टीम वेरी वेरी वेल। और अर्चना जी, एक चीज आपने बताया था कि विटामिन और जिंक की सप्लीमेंट्स बहुत लोग ले रहे हैं, उनको परीक्षा ध्यान भी करना चाहिए। मैं बता दूं कि मेरा जो बिजनेस है वो विटामिन और जिंक सप्लीमेंट्स है, तो उसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ऑन दैट नोट, ओवर टू यू अर्चना जी, थैंक यू। थैंक यू हिम्मत जी, आपने इस प्रोग्राम को ग्रेस किया एंड आपके इंसाइट्स शेयर किया, करंट टीपीएफ के एक्टिविटीज शेयर की। हमारी पूरी टीम तैयार है आपके डायरेक्शंस में चलने के लिए। नाउ मूविंग ऑन, आई वुड रिक्वेस्ट राजेंद्र जी मोदी जी फ्रॉम इंदौर कि वो अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और शायद हमारी लाइफ लॉन्ग टर्म वे में ट्रांसफॉर्म हो सके। राजेंद्र जी मोदी जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सम्मानित मंच, अभी यूएस में एक कंपनी रिसर्च कर रही है नेजल स्प्रे। उस नेजल स्प्रे में एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी जो कि कोरोना वायरस को प्राइमरी स्टेज पर ही खत्म कर देगी। और काफी सक्सेसफुल रिसर्च है, काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उसको अपने महाप्राण ध्वनि से जोड़ना चाहूंगा। जब मैंने भ्रामरी प्राणायाम के जो पूर्व में रिसर्च रिपोर्ट हुए उनको देखा, तो भ्रामरी प्राणायाम करने से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि हमारी बैक्टीरिया वायरस को खत्म करता है। और परीक्षा फाउंडेशन की जो फर्स्ट एडवाइजरी जब उन्होंने इशू की थी, तो उसमें 2 केंद्रों पर 10-10 मिनट महाप्राण ध्वनि का प्रयोग बताया गया था। विशुद्धि केंद्र पर 10 मिनट महाप्राण ध्वनि की जाए और आनंद केंद्र पर 10 मिनट महाप्राण। मैं गारंटी से कह सकता हूं, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इन दोनों विशुद्धि केंद्र, जो हमारे कंठ का स्थान है और दूसरा हमारा आनंद केंद्र हृदय का स्थान, यहाँ पर नियमित रूप से 10 मिनट 10-10 मिनट दोनों जगह महाप्राण ध्वनि करते हैं, तो निश्चित रूप से जो वहां उस ध्वनि से ध्वनि के प्रकंपन होंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, उससे कोरोना वायरस टिक नहीं सकता है। तो सभी लोग जिनको कोविड हो चुका है या नहीं हुआ है, जो भी है, सबके लिए ये बहुत अच्छा एक प्रयोग। दूसरा, जब हम किसी एक स्थान पर अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, तो वहां पर हमारी जैसे ही चित्त सघन रूप से एकाग्र होता है, तो हमारा मन भी वहां सक्रिय हो जाता है, मन की शक्तियां भी वहां काम करने लगती हैं। फिर हमारी प्राण की शक्तियां जितनी भी हैं, वो चित्त और मन को फॉलो करती हैं। और फिर उसके बाद में हमारे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी उसको फॉलो। जब 4-4 शक्तियां जहां एक साथ काम करें, वहां पर वायरस कैसे टिक सकता है। तो महाप्राण ध्वनि में जब जैसे ही आप 10-10 मिनट दोनों जगह ध्यान टिकाएंगे, और ये वायरस के दो ही केंद्र हैं। सबसे पहले वो वोकल कॉर्ड के आसपास सक्रिय रहता है और बाद में वो हमारे लंग्स के भीतर प्रवेश करता है।
आनंद केंद्र पर ध्यान करने पे लंग्स में बचा कुचा वायरस खत्म होगा, और विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करने से कंठ के आसपास कोई वायरस है तो खत्म होगा। तो सभी के लिए पहला प्रयोग है कि महाप्राण ध्वनि का नियमित प्रयोग करें, और जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, वो इससे रिकवर हो चुके हैं, उनको भी एक प्रयोग मैं बताना चाहूंगा कि वो आनंद केंद्र पर कम से कम दिन में 300 से 500 बार महाप्राण ध्वनि करें। इससे उनका बचा कुचा वायरस जो भी बच गया है लंग्स में, वो सब खत्म हो जाए। ये निश्चित बात है, ये मैं प्रयोग किया हुआ इसलिए बता रहा हूं। दूसरा प्रयोग जो कि सामान्य के लिए, कि हमारे जीवन में अल्कलाइन डाइट होना चाहिए। नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं कि हमारी डाइट में 60% अल्कलाइन डाइट। अल्कलाइन डाइट का मतलब है नेचुरल डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट, जो नेचर से डायरेक्ट आया है उसको हम वैसा ही बिना मिलावट के खाएं। और यदि किसी को कोरोना का संक्रमण हो जाए और कोरोना की दवाइयां लेनी पड़े, एंटीबायोटिक लेनी पड़े, उस समय शरीर में एसिड की मात्रा फिर बढ़ जाती है। ऐसे समय में अल्कलाइन डाइट 60 की जगह 70, 75, 80% यदि लेंगे तो कोरोना की दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होंगे और हम बहुत जल्दी रिकवर। मैं इस बात को इस अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि मैं भी कोरोना से संक्रमित हो गया। थोड़ी मेरी लापरवाही है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं डेली योग करने वाला हूं, मुझे नहीं हो सकता है। हो गया, 15 दिन बुखार भी रहा, लेकिन अब गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि मुझे 15 दिन के बुखार के बावजूद ऐसा लगा कि मुझे कोई कमजोरी आई नहीं। उसके मुख्य कारण था कि मैंने डेली 15 दिन बुखार में 2 से 3 घंटे कायोसर्ग का प्रयोग किया। उससे मुझे 15 दिन के बुखार के बावजूद, बहुत ज्यादा मोशंस के बावजूद, 8 से 10 मोशंस के बावजूद शरीर में कोई कमजोरी की फीलिंग नहीं। मैं अपने आप को पहले जैसा स्वस्थ फील कर रहा हूं। तो अल्कलाइन डाइट जिनको नहीं हुआ है, इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन डाइट लें अभी, जब तक इस वायरस का प्रकोप। तीसरा प्रयोग है प्राणायाम का। नियमित रूप से 10-10 मिनट के साइकिल करें, दिन में 6 बार प्राणायाम का साइकिल करें। अनुलोम विलोम, लंबा सांस ले, कुंभक के साथ, बिना कुंभक, जैसा उचित हो, 10-10 मिनट के 6 साइकिल स्वस्थ व्यक्ति भी करे, जो पीड़ित है वो भी करे। चौथा है कायोत्सर्ग। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जितना जितना हम रिलैक्स स्टेट में रहते हैं बॉडी से, माइंड से, उतना उतना हमारा इम्यून सिस्टम बेटर काम करता है। जब रिलैक्स होते हैं तभी वो काम ढंग से करता है। जैसे ही व्यक्ति टेंस्ड होता है फिजिकली या मेंटली, इम्यून सिस्टम का काम कमजोर पड़ जाता है। तो जितना कायोत्सर्ग करेंगे उतना उतना इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा और शरीर में रोग टिक नहीं सकता है। मैं आज चूंकि स्पीकर हमारे बहुत ही लर्नेड स्पीकर है, दोनों ही, माया जी और अंजू जी, वो अपनी बात डिटेल में रखेंगे। तो अर्चना जी ने कहा था तो फिर मैं कहा मैं 5 मिनट बोल लूं आपकी बात को। तो मैं इसके साथ अपनी बात यही संपन्न करता हूँ। जो मैंने 4 प्रयोग बताए हैं, महाप्राण ध्वनि, अल्कलाइन डाइट, प्राणायाम और कायोत्सर्ग, यदि ये 4 प्रयोग हम करते हैं तो निश्चित रूप से हम और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम सब स्वस्थ रहें और वीतरागता की ओर आगे बढ़े, इसी मंगल कामना। थैंक यू राजेंद्र जी। मुझे बहुत खुशी के साथ बता रही हूँ कि पंकज लालवानी जी, प्रेसिडेंट ऑफ श्री महावीर युवक मंडल नागपुर, he has also joined, so I really welcome him and his family. Yep. Now Mudit, kindly proceed. I'd like to request Mr. Mudit Babel to introduce our first speaker for today, Mrs. Anju Bafna. भगवान महावीर को नमन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को शत वंदन। रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज एंड उपस्थित सभी लोगों से मेरा सादर जय जिनेंद्र एंड वेलकम टू ऑल। मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा मिस अंजू बाफना जी को। मिस अंजू बाफना जी प्रेक्षा मेडिटेशन एंड योगा फ्रॉम जैन विश्व भारती इन 2008 में उन्होंने अपना कंप्लीट किया था। शी ऑल्सो टॉट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी to first and final year students of MA students in Science of Living, and as part of Jain Vishwa Bharati's distance learning program. She has also been teaching Preksha meditation in Ghatkopar for the last 13 years. So I would like to cordially invite Ms. Anju Bafna
to Thank you. Thank you, Mr. Mudit. Next, I would like to request Dr. Sapna Baid to please introduce our next speaker, who is Mrs. Maya Daruwala. सादर जय जिनेंद्र, सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सपना बैद, टीपीएफ नागपुर से। मैं श्री डॉक्टर Hello. माया जी दारूवाला, जो कि जामनगर से है, जामनगर गुजरात यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की, और आपका एलोपैथी और आई में प्रैक्टिस शुरू है। आपने जैन विश्व भारती लाडनू से जीवन विज्ञान में एमए किया है और विगत 4 वर्षों से आप योगा का प्रशिक्षण भी दे रही है। मैं मिसेस डॉक्टर माया दारूवाला का एक इंट्रोडक्शन और कराना चाहूंगी कि आप प्रेक्षा मेडिटेशन में भी कई क्लासेस सेमिनार ले चुकी है, और आप अभी एमए स्टूडेंट्स को एनाटॉमी और जीवन विज्ञान के बारे में भी क्लासेस ले रही है। तो इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं मिसेस माया दारूवाला को इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएं, ऐसी मैं विनती करती हूँ। Thank you, Dr. Sapna ji. Now, without any more delay, let's all start for what primarily we have gathered here. So I'll hand over the stage entirely to Dr. Maya Daruwala and Mrs. Anju Bhapna. They will proceed with the main session now. Thank you, Sapna ji, for nice introduction. और कोविड कैप्सूल वर्कशॉप पे उपस्थित सभी डिग्निटरीज और फ्रेंड्स को मेरा जय जिनेंद्र। वैसे 2019 में कोरोना वायरस सबसे पहली बार डिटेक्ट हुआ चाइना में। उसके बाद 2020 में वो म्यूटेट हुआ और कोरोना वायरस के बहुत सारे म्यूटेटेड स्ट्रेन विश्व में हमारे सामने आए, और अब 2021 में हमारे इंडिया में डबल म्यूटेटेड स्ट्रेन अभी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि अभी डबल म्यूटेटेड कोरोना वायरस हमारी इंडिया में फैला हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये म्यूटेट होना, इसका मतलब क्या? म्यूटेट होना यानी उसका मतलब है रूप बदलना। हम देख रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? ठीक है। तो म्यूटेट होना इसका मतलब क्या है? तो जैसे हम एक सिंपल शब्दों में मैं कहूं कि जैसे पिक्चर में विलन अपनी फेस की मास सर्जरी करवाते अपना रूप बदल देता है, बस वैसे ही ये कोरोना वायरस अपना जेनेटिकली रूप बदलता है। ये बहरूपिया है। अब कोरोना वायरस को हम देख नहीं सकते, उसकी प्रकृति से हम अपरिचित है, तो इसके परिणामों के बारे में भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और इसकी यही खासियत हमारे लिए चिंता का स्रोत बनी हुई है। आज हम देखते हैं कि जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है, वो लोग भी उन लोगों की भी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। लोग कोरोना से पॉजिटिव न होने के बावजूद भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, भूख कम हो गई है, सिर दर्द बना रहता है, इम्यून सिस्टम वीक होती जा रही है, थकान लगती है, उनके ब्लड प्रेशर में भी फ्लक्चुएशन आता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घटता है।
ऐसा देखने को मिलता है। अगर मेंटल स्टेट की बात करूं तो लोगों के मन में कई तरह के बुरे बुरे विचार चालू रहते हैं, जैसे कि मेरे जॉब छूट गया तो, मेरा बिजनेस चौपट हो गया तो, या मुझे कोरोना हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। लोग ओवर प्रोटेक्टिव होते जा रहे हैं, कहीं काम में ध्यान नहीं लग रहा, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और इमोशनल लेवल पर भी हम देखें तो लोगों में डर है, उदासी है, और इस तरह के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के कारण, इफेक्ट के कारण आज व्यक्ति के व्यवहार पर भी असर हो रहा है। हम देख रहे हैं लोग ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ज्यादा समय टीवी के सामने निकाल रहे हैं। कुछ लोग घर में चिल्लाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो कुछ लोग घर में एकदम से चुप्पी साध लेते हैं। ये व्यवहार पे भी इफेक्ट हो रही है। कोरोना है, तनाव होता है, एंजाइटी होती है, क्रोध आता है, दुख होता है, सबको होता है, ये सहज है। लेकिन इस तनाव को अपने पर हावी मत होने दो, मेंटली स्ट्रांग बनिए, सब कुछ ठीक होगा। पूरी दुनिया इसी काम में जुटी हुई है। रात के बाद दिन भी तो आता है, लेकिन तब तक हमें अपना धैर्य बनाए रखना है। हम अपने रिश्तों को मजबूत करें, छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दे। हमारे रिलेटिव, फ्रेंड्स जिस पे हमें भरोसा है, उसके साथ हम अपनी भावनाओं को शेयर करें। आपके अंदर डर है, उदासी है, वो आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स को बताए, ताकि वे लोग कुछ आपको मदद कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप घर के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप छत पे, खिड़की पे, बालकनी में, अपने घर के गार्डन पे थोड़ी देर खड़े रहे, सूरज की रोशनी ले, आपको अच्छा फील होगा। आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए, सही और पर्याप्त भोजन लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, हल्का फुल्का व्यायाम भी कर लीजिए। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ फोन पे या ईमेल के द्वारा कांटेक्ट बनाए रखें। अगर फिर भी आप इस स्थिति से हार रहे हैं या अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं, तो आप डॉक्टर का, किसी साइकियाट्रिक का कंसल्ट कीजिए। आप जो स्किल आपके अंदर थी लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में पीछे छूट गई है, उस स्किल की ओर आप लौटे। आपको जो मन पसंद है, आपको जो आपकी जो हॉबी है, उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपने खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, अपनी हॉबी को पूरा कीजिए। आपको तनाव को दूर करने में हेल्प मिलेगी। आप इस बुरे वक्त के अच्छे पक्षों पर ध्यान दीजिए, अर्थात ये लॉकडाउन का जो बुरा वक्त चल रहा है, उसके अच्छा पक्ष, यानी कि ये सोचिए कि चलो लॉकडाउन है तो हमें अपने परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। चलो अच्छा है कि हमें अपनी हॉबी पूरी करने को समय मिल रहा है। एंजॉय कीजिए, उस बुरे वक्त के अच्छे पक्षों पर गौर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आप खबरों का ओवरडोज मत कीजिए। आज देखते हैं टीवी, सोशल मीडिया पे 24 घंटे कोरोना के बारे में ही न्यूज चल रही है। हम एक ही खबर को बार बार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसका क्या असर होता है पता है? हमारे दिमाग में वो ही कोरोना की बात बार बार चलती रहती है और यही हमारी परेशानी का कारण बना हुआ है। हमें डेली डोज, खबरों के डेली डोज पे नियंत्रण लाना है। उतना ही खबर जाने पड़े जितनी आवश्यकता है, और इसके लिए हमें पूरे दिन में कुछ समय तय कीजिए और उस समय को ही हमें टीवी न्यूज देखना है। हमें सही और तथ्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। जो जानकारियां हमारे मन को शांत करे, ऐसी जानकारियों को हमें इकट्ठा करना है। हमारा मन बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। वो कैसे होता है? हम सब जानते हैं पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा है। उसमें पॉजिटिव ऊर्जा भी है, नेगेटिव ऊर्जा भी है, और इस ऊर्जा को हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे? तो जिस चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं, वही चीज यूनिवर्स में से अट्रैक्ट होती है। अर्थात हमारी सोच ही हकीकत बनती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हकीकत में बनता है। हम अपने जीवन में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जो भी चीज वो प्राप्त करते हैं, वो हम अपने विचारों से, अपने कर्मों से आकर्षित करते हैं। और ये बात इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है। जिस प्रकार की ऊर्जा हम बाहर छोड़ेंगे, वो ही हमारे पास वापस लौट कर आएगी। अर्थात अगर मैं ये सोचती हूं कि मैं दुखी हूं, बीमार हूं, बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, इसका मतलब ये हुआ कि मैं दुख की, बीमारी की ऊर्जा बाहर छोड़ रही हूं, और यही दुख की, बीमारी की नेगेटिव ऊर्जा वापस लौटकर मेरे पास आएगी, और यही ऊर्जा मुझे बीमार, अस्वस्थ बनाएगी। हैप्पीनेस अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस अट्रैक्ट मोर अनहैप्पीनेस। तो हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिव सोचना है और हमें पॉजिटिव फील भी करना है। जैसे आई एम ओके, माई फैमिली इज ओके, द वर्ल्ड इज ओके, वी ऑल आर हैप्पी एंड हेल्थी। तो इस तरह हमें पॉजिटिव विचारों को डाउनलोड करना है। तो हमें पॉजिटिव विचारों को डाउनलोड करना है। हमें नेगेटिव विचारों से 2 गज की दूरी बनानी है, ताकि वो नेगेटिव विचार हमें कोरोना पॉजिटिव ना कर दे। एक और बात, हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया हमारे हेल्थ को हेल्पफुल है, जिसे हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स पे पनपते हैं, ग्रो करते हैं
और फिर हमें ही बीमार करने की कोशिश करते हैं, हमें ही मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया के साथ हमारा शरीर क्या करता है? हमारा शरीर ऐसे बैक्टीरिया को मार गिराता है। आज प्रकृति में भी यही हो रहा है। मनुष्य जाति, ह्यूमन रेस इस प्रकृति को नाश करने पे तुली है और ये प्रकृति के लिए, ये मनुष्य जाति, ह्यूमन रेस प्रकृति के लिए, नेचर के लिए विनाशकारी वायरस बना हुआ है। प्रकृति ने हमें भोजन दिया, पानी दिया, ऑक्सीजन दिया और हमने क्या किया? हमने पेड़ काटे, हमने पानी का मिसयूज किया, एयर पॉल्यूशन किया, सॉइल पॉल्यूशन किया, वगैरह वगैरह करके हमने प्रकृति को नष्ट किया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या प्रकृति हमें छोड़ेगी? नेचर हमें छोड़ेगा? नहीं। सुनामी, भूकंप, वायरस के द्वारा प्रकृति भी मानव जाति पे को नष्ट करने की प्रवृत्ति करेगी, हमला करेगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें प्रकृति को विनाश करने वाली प्रवृत्तियों को छोड़ना है। हमें प्रकृति में संतुलन बनाना है। हमें अपने आप को बदलना है। हमारे अंदर जो क्रूरता का भाव है उसे नाश करके हमें करुणा का भाव पैदा करना है। हमें शुभ भावों में रहना है। हमें अपने भावनात्मक स्तर को ऊंचा उठाना है। कहते हैं पावर वर्सेस फोर्स बुक्स में के अनुसार मैं दो बातें करना चाहती हूं। कहते हैं कि हर एक पदार्थ में वाइब्रेशन है, कंपन है, जिसका यूनिट है हर्ट्ज। कोरोना में भी वाइब्रेशन है 5.5 हर्ट्ज और ये कोरोना वायरस 25.5 हर्ट्ज से ऊपर के वाइब्रेशन में मर जाता है। मनुष्य में भी वाइब्रेशन है, लेकिन मनुष्य का वाइब्रेशन उसके भावनात्मक स्तर पे आधारित है। जब हम शुभ भाव में होते हैं, हमारा भावनात्मक स्तर ऊंचा रहता है और तब हमारे वाइब्रेशन भी हायर रहते हैं और उस वक्त हमें कोई भी बीमारी परेशान नहीं करती। लेकिन जब हम अशुभ भाव में रहते हैं, हमारा भावनात्मक स्तर नीचा रहता है, हमारे वाइब्रेशन भी लो रहते हैं, तब वायरस या सभी बीमारी हमें परेशान कर सकती है। जब हम डर में है, जब हमारे में डर होता है, तब हमारा वाइब्रेशन 2.2 to 2.2 हर्ट्ज होता है। लेकिन जब हमारे भीतर उदारता, कृतज्ञता, करुणा, दया भाव होता है, तब हमारे वाइब्रेशन हाई होते हैं। जैसे कि उदारता, जेनरोसिटी, वाइब्रेशन 95 हर्ट्ज, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, वाइब्रेशन 150 हर्ट्ज, कंपैशन, करुणा, दया भाव, वाइब्रेशन 150 or more hertz. So we should vibrate higher. The frequency of love and compassion to all living beings. Vibration is 150 hertz or more. तो हम अपने वाइब्रेशन शुभ भावों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम अपने वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो लविंग, स्माइलिंग, थैंकिंग, ब्लेसिंग, डांसिंग, पेंटिंग, एक्सरसाइजिंग, मेडिटेटिंग, एंजॉइंग नेचर के द्वारा हम हायर वाइब्रेशन कर सकते हैं। हमने धरती माता ने जो हमें फूड दिया है, जैसे फल, फ्रूट्स, सीरियल, पल्सेस, जो अल्कलाइन है, उस अल्कलाइन फूड को हम ग्रहण करके भी अपने वाइब्रेशन को हायर कर सकते हैं, हाई बना सकते हैं। हम
अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो कहने का मतलब इतना ही है कि भाई हमें पॉजिटिव सोच रखना है, हमें शुभ भावों में रहना है, हमारे भावनात्मक स्तर को ऊंचा रखना है। इसी के साथ हमें प्राइमरी प्रिकॉशन को नहीं भूलना है। हमें मास्क लगाना है, हमें अच्छी तरह मास्किंग करना है, क्योंकि जो आपका वायरस है वो एरोसॉल है, यानी जब कोरोना पेशेंट खांसता या छींकता है तो उसके ड्रॉप्स तुरंत ही एकदम से सरफेस पे ड्रॉप नहीं हो जाते, वो ड्रॉप हवा में कुछ देर तक तैरते रहते हैं। इसीलिए हमें N95 वाला मास्क अच्छी तरह पहनना है। अगर N95 वाला मास्क नहीं है तो 888 सर्जिकल मास्क पहनना है, उसके ऊपर कपड़े का मास्क लेना है, लेकिन नाक और मुंह को अच्छी तरह फिट हो ऐसा मास्क पहनना है। हमें अच्छी तरह हैंड वॉश करना है, 20 सेकंड तक करना है, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यानी कि 2 गज की दूरी बनाए रखना है। और इन सबके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वैक्सीनेशन। हमें वैक्सीन के 2 डोज लेना है। पहला डोज लेने के बाद 42 डेज के बाद दूसरा डोज भी लेना है। आज हम देखते हैं कि बहुत बीमारियों की प्रॉपर दवा है, यानी कारगर दवा है, लेकिन मेडिसिन है, लेकिन हमारे कोरोना वायरस के लिए ऐसी कोई कारगर दवा अभी तक नहीं आई है। और दूसरा, हमने पास्ट हिस्ट्री देखी तो हमने देखा कि जब भी महामारी फैली तो इस महामारी से बचने का साधन एक ही था, वैक्सीनेशन। आज हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन के द्वारा स्मॉल पॉक्स, पोलियो आदि बीमारी को नाबूद कर लिया है। तो मैं इतना जरूर करूंगी कि जल्द के जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वैक्सीनेशन करवा ले, ताकि जब हमारे यहाँ कोरोना का जब फर्स्ट वेव था तब तो वैक्सीन नहीं था, लेकिन सेकंड वेव के दौरान हमारे पास वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग वैक्सीनेशन करवाए तो हम सेकंड वेव में से जल्दी बाहर निकल सकते हैं और हम थर्ड वेव को रोक भी सकते हैं। तो मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि गेट वैक्सीनेटेड, बी सेफ। इसी के साथ ओम अरहम। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर माया दारूवाला। आई थिंक आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए which was really scientific and well connected. Thanks for that. I would request Mrs. Anju Bafna to take over now. सबको आवाज आ रही है मेरी? Yeah. तीर्थंकर परंपरा के आ रही है। भगवान महावीर के चरणों में वंदन, दीक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन, आराध्य के चरणों में वंदन, और सम्मानित मंच मोदी सर को मेरा सादर जय जी, और जो भी इस TPF कोविड कैप्सूल से जुड़े हुए सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी से मेरा सादर जय जी। आज हमने माया जी से बहुत अच्छे से समझा कि साइंटिफिकली हमें किन किन चीजों को फॉलो करना है ताकि हम कोविड जैसी बीमारी को रोक पाए, या अगर उससे इन्फेक्टेड भी हो तो अपने आप को जल्दी ही स्वस्थ कर पाए। अब हम जानेंगे कि स्पिरिचुअली भी हम कैसे इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। जैसा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे आरोग्य मिले, हमेशा यही कामना होती है कि आरोग्य मिले, कोई भी बीमार होना नहीं चाहता। और जैसा कि वेदों में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, ये जब पहला सुख है तो बीमार तो कोई होना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम ना चाहें तो बीमारी आपको आएगी नहीं, हम चाहते हैं तभी आप इसको अट्रैक्ट करते हैं। हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि सिर्फ शरीर ही रोगी नहीं होता है, मन भी रोगी होता है, भावनाएं भी रोगी होती हैं। और ऐसा कहें कि मन का रोग, भावनाएं मन को रोगी बनाती है, और जो आपका मन रोगी होता है वो आपके शरीर को रोगी बनाता है।
अब बहुत बार आप देखेंगे कि जिनको भी कोई बीमारी आती है या अभी कोरोना भी है, उस समय हमारा चिंतन कैसा होता है। हम हर समय अगर दूसरों को सुनते रहेंगे कि उसने ऐसा किया, अभी जैसे माया जी ने भी बताया कि आप न्यूज का ओवरडोज नहीं लें, क्योंकि अगर आप उसी चीज को बार बार देखेंगे तो वो आपकी भावनाओं पर इफेक्ट करेगा। और जिस डायरेक्शन में हमारी स्मृति, हमारा चिंतन कंटिन्यूअस चलता रहता है, आपकी जो सेंसेस हैं, संज्ञाएं हैं, वो उत्तेजित होती है और आपकी सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। क्योंकि जिसको हम रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं, वो एक तरह से आपकी वाइटल फोर्स या वाइटल एनर्जी ही है। अब उसका आप किस तरह से यूज करते हैं। अगर आपकी वाइटल फोर्स आपकी डिजीज को क्योर करने में जाती है, और अगर हम भगवान महावीर के स्वास्थ्य शास्त्र को समझें तो बीमारी के परमाणु तो उस समय भी थे। आज जितनी महामारियां नहीं है उतनी उस समय में थी। आज तो हम बहुत हद तक बहुत सारी महामारियों को क्योर भी कर पाए हैं, उनके वैक्सीनेशन भी आ गए। उस समय तो वो सब भी थी, लेकिन कहा जाता है कि जहां भगवान या अरिहंत विचरते थे 25 योजन तक कोई महामारी होती नहीं थी। तो ऐसा क्या होता था, उनके आभा मंडल में ऐसी तो कोई चीज होती होगी जिससे कि आसपास में रहने वाले लोग भी इन्फेक्ट नहीं होते थे। क्योंकि इसका पूरा डायरेक्टली कनेक्शन है कि जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे पुद्गल आप एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपकी स्मृति अच्छी है, पवित्र स्मृति है, सृजनात्मक कल्पना है, अच्छा चिंतन है, तो आप अच्छे पुद्गलों को एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि श्वास के साथ में हम पुद्गल हर समय हर क्षण ग्रहण कर रहे हैं, और पुद्गल अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, वो डिपेंड करता है आपके भावों पर। जैसे आपके भाव होंगे, अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आप प्रशस्त रंग ग्रहण करेंगे, रंग, रूप, वर्ण और गंध सब कुछ प्रशस्त होगा। और अगर आपके भाव नेगेटिव हैं, आपका चिंतन बुरा है, आप बार बार उसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप कैसे पुद्गलों का ग्रहण करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा आभा मंडल भी क्षीण होता है। और जैसे आपका आभा मंडल, उसमें से वाइटल फोर्स कम हुई तो बीमारी को खुला निमंत्रण है। इसीलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाएं। क्योंकि जो व्यक्ति, बहुत बार जो डॉक्टर्स हैं साथ में जुड़े हैं, वो देखते भी होंगे, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको आप दवाई दे रहे हैं, ट्रीटमेंट उसका कर रहे हैं, और जो बीमारी 10 दिन में ठीक होने वाली है वो उसके साथ में 5 दिन में ही ठीक हो जाती है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो सेम डोज सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन वो 1 महीने तक भी ठीक नहीं हो पाता है। इसमें आपके 2 बल काम करते हैं, एक आपका शरीर का बल होता है और एक आपका मनोबल होता है। शरीर बल और मनोबल व्यक्ति लेकर के भी पैदा होता है और जीवन में उसको बढ़ा भी सकता है। क्योंकि वचन बल, जब हम बोलते हैं तब तो हम समझ सकते हैं, बिना बोले भी भावनाएं भी रुग्ण होती हैं। और बेसिकली तो कहेंगे तो भावनाओं का रोग ही शरीर पर उतरता है। और आजकल क्रिलियन फोटोग्राफी में जैसे 6 मंथ्स पहले से बता देते हैं कि व्यक्ति इमोशनली वीक है, कौन सा पार्ट उसका वीक है, और 6 मंथ्स के बाद में कौन कौन सी डिजीज किस तरह से आपके शरीर में आ सकती है। तो हम भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, शरीर बल को कैसे बढ़ाएं, मनोबल को कैसे बढ़ाएं। अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं कि आप अच्छा भोजन करें, आप सब कुछ बहुत हेल्दी खा रहे हैं, आजकल तो इतना सारा कुछ सिखाया भी जा रहा है कि आपको क्या हेल्दी खाना चाहिए, आपके लिए हेल्दी डाइट क्या है, आपके लिए अनहेल्दी क्या है, आप सब कुछ बढ़िया खाते हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, तो आपका शरीर क्या होगा, पुष्ट हो जाएगा। लेकिन मन की भी कुछ खुराक होती है। मन को भी जितना भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आप मन को ट्रेन करेंगे, उतना ज्यादा मनोबल आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति का मनोबल बहुत कमजोर है और उसको आप बहुत अच्छा भोजन भी करा लो, तो क्या उसके शरीर को लगेगा वो? हम बहुत बार लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं इन चीजों को, क्योंकि मनोबल से ही आपका, और भगवान महावीर का अगर हम उनका आज जन्म जयंती भी है, तो हम देखते हैं भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों में कुल 300 या 350 दिन उन्होंने आहार किया। और आहार भी कैसा, एक ही समय आहार करते थे वो। तो आज हम देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं जिस दिन भर सप्लीमेंट्स चलते रहते हैं उनके,
लेकिन फिर भी उनकी डेफिशिएंसी लाइफ टाइम कभी पूरी नहीं होती। और भगवान महावीर ने तो इतने ही दिन आहार किया, बाकी वो तप में ही रहे, तो उनका शरीर उन सारी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करता है? जब व्यक्ति में राग और द्वेष, या हम कहते हैं कि उनके कषाय प्रबल नहीं होते, तो आपका शरीर जो आपके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति स्वयं कर लेता है। और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि मुझे भी डॉक्टर ने कहा था, जब मुझे मतलब मैंने परीक्षा ध्यान से कंप्लीटली उसको लाइफ में फॉलो नहीं किया था, उस समय की बात है कि मेरे भी हाथ में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला कि आपको टेनिस एल्बो प्रॉब्लम है और D12 और D3 सब कम है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो मैक्सिमम यही सुनने में आता है। और फिर अच्छी लंबी प्रिस्क्रिप्शन दी कि ये सब आपको लेना ही पड़ेगा और एक्सरसाइज छोड़ दो, ये सब छोड़ दो। और जो दवाइयां होती है वो भी मैक्सिमम नॉनवेज ही होती है। तो मैंने भी सोचा कि ये दवाइयां मुझे नहीं लेनी है, कि इनको लिए बिना तुम ठीक नहीं होगे। फिर मैंने सोचा, घर पे आने के बाद मैंने दवाइयां तो नहीं ली, और उसके साथ साथ में मैंने हाथ पर हरे रंग की परीक्षा करना शुरू किया और 6 महीने के अंदर अच्छा रिजल्ट है। आज मैं बैडमिंटन भी अच्छे से खेल पाती हूँ। पहले मुझे जहाँ 2 किलो वजन भी एक हाथ में उठाने में प्रॉब्लम होती थी, अब वैसा कुछ भी नहीं होता। अभी भी सारा काम आराम से कर पा रही हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे मेरे घर में भी कोविड हुआ था, 5 जन को हुआ, सब अलग अलग रूम में आइसोलेटेड थे और बाकी दूसरा सारा काम करने के लिए मैं थी घर में। और मतलब ऐसा मैं कहूँ कि मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है कि मुझे कोविड नहीं हुआ। मेरा मन में ऐसा था कि अगर मुझे भी हो गया तो बाकी सबको का ध्यान भी कौन रख पाएगा, पर ये हुआ। और जब सबकी एंटीबॉडी चेक कराई, मेरी भी एंटीबॉडी चेक कराई, तो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गई। तो ऐसा भी होता है कि आप छू करके जा रहे, आपको पता भी नहीं चले। आपकी अगर भावनाएं रुग्ण नहीं है तो शरीर पर रोग जल्दी से उतरता नहीं है। और भगवान महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र अगर हम समझे तो हमें फिजिकल लेवल से और डीप मन के लेवल पर जाना होगा, उससे डीप भावनाओं के लेवल पर जाना होगा। और कोई भी बड़ी डिजीज, कोरोना के कीटाणु आसपास में है, सबके आसपास में है। इससे पहले भी कीटाणु हमेशा आसपास में रहते ही हैं, क्योंकि पहले भी डिजीजेस हुआ करती थी, स्वाइन फ्लू हुआ, दूसरे सारे जो वायरस और कीटाणु हैं ये आसपास में, आपके ऑरा के आसपास में एनी टाइम घूमते ही रहते हैं। अगर आप अपने आभा मंडल को क्षीण करते हैं, उसकी एनर्जी को कम करते हैं, तो आप डायरेक्ट निमंत्रण दे रहे हैं, वो कहीं से भी आपके शरीर के भीतर में एंटर हो सकते हैं। और आप आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपका इमोशनल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी कषाय संज्ञा बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, तो कोई भी डिजीज के कीटाणु आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और कुछ एक छोटे से भी मैं आपको आज बताऊंगी कि आप कहीं बाहर जाकर के आए हैं और आपको लग रहा है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप इमीडिएटली ऐसे कौन से प्रयोग करें कि आप इस वायरस से आप बच सकते हैं या उसको बहुत प्राइमरी स्टेज पे रूट आउट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने भी ये प्रयोग किए थे कि जब भी मुझे ऐसा लगा कि आज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, एक तो कभी भी कोई भी डिजीज आपके शरीर में उतरेगी उससे पहले वो आपके नर्वस सिस्टम को इम्बैलेंस करेगी। सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस होगा तो आपका स्वर विपरीत चलना शुरू हो जाएगा। जहां इड़ा चलना होगा वहां पिंगला चलेगी, जहां पिंगला चलना होगा वहां इड़ा चलेगी। तो आपका जो स्वर चल रहा है उसको आप फोर्सफुली बंद कर लें और दूसरे स्वर को एक्टिव कर लें, जल्दी से डिजीज आएगी नहीं आपके शरीर में। सेकंड, इस समय में आप सूक्ष्म भस्त्रिका प्राणायाम करें। जैसे ही आप बाहर से आए इमीडिएटली सूक्ष्म भस्त्रिका प्राणायाम करें। और कितना करना है कि आपकी नॉस्ट्रिल जब तक पूरी गर्म नहीं हो जाए वहां तक करना है, ताकि अगर नॉस्ट्रिल से कोई वायरस अंदर इन्फेक्ट हुआ है तो वो वहीं से हम उसको रूट आउट करें। और अगर थोड़ा और नीचे गया है तो भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इमीडिएटली इस डिजीज को ठीक करने के लिए। अब ये तो रही कि वायरस और कोरोना वायरस के लिए। बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिसमें वायरस या कीटाणु तो शरीर में जाते ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बीमारियां होती हैं। आज हम देखते हैं थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, आप कैंसर की भी डिजीज है। ये कोई भी बीमारी आपके इमोशनल लेवल को बिगाड़े बिना आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती।
सबसे पहले अगर आपका कर्म का विपाक भी वैसा है तो भी वो पहले आपके इमोशनल लेवल को बिगाड़ेगी और उसके बाद में शरीर में उतरेगी। तो हम इमोशनली अगर अपने जागरूक हैं, और प्रेक्षा ध्यान क्या करता है, जैसे हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन से आपका पूरा शरीर लचीला बनता है और पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है। जैसे अभी कोरोना के समय में भुजंग आसन बहुत ही बेहतरीन आसन है। अगर आप कैट पोज और कैमल पोज करते हैं वो भी बेहतरीन आसन है, ये पूरे आपके लंग की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। प्राणायाम करते हैं आप, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, हम जितने भी प्राणायाम करते हैं ये सारे आपके नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र को बैलेंस करते हैं। वो दोनों अगर बैलेंस हैं तो जल्दी से कोई भी डिजीज आपको अफेक्ट नहीं करेगी। और फिर है लेष्या ध्यान का प्रयोग, जो हमारे प्रेक्षा ध्यान के मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। अब जैसा मैंने बताया कि हमारे भावों के अकॉर्डिंग हम वर्ण, गंध, रस और स्पर्श ये चारों चीजों को इकट्ठा करते हैं। अगर भाव आपके प्रशस्त हैं तो मड्डी कलर्स आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और जैसा लेष्या ध्यान में हम लोग फोर्सफुली भी रंग की चिकित्सा करते हैं। अब फेफड़ों पे किसी के फेफड़े पहले से वीक हैं तो उस पर आप जैसा ऑरेंजिश रेड कलर उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं तो उससे आपके फेफड़े, आपकी लंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। फिर सेकेंडली है कि अभी जैसे सर ने बताया कि विशुद्धि केंद्र और आनंद केंद्र दोनों पर आप 10-10 मिनट तक महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। आनंद केंद्र पर थाइमस ग्लैंड होती है, क्योंकि जैसा है कि हम बहुत ज्यादा लोगों को सुनते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज देख रहे हैं, तो क्या होगा, इमोशनली हम थोड़ा वीक होते हैं और जैसे उन्होंने सिम्टम बताए उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं। किसी ने कहा कि मुझे ऐसा हो रहा है तो हम अपने आप को रिलेट करने लग जाते हैं उस चीज से। ऐसा होता है कि जब हमारी थाइमस ग्लैंड जो आपके आनंद केंद्र है, दोनों लंग्स और हार्ट के बीच जो केंद्र है, वो अगर श्रिंक होता है, उसके सिक्रेशन बहुत अच्छे नहीं है, तो बहुत ज्यादा व्यक्ति दूसरों के सिचुएशन से अपने आप को रिलेट करने लग जाता है। और जैसे ये दोनों प्रयोग हैं, ये आपके आनंद केंद्र, आपकी थाइमस ग्लैंड के सिक्रेशन को बैलेंस करेंगे और व्यक्ति भीतर से आनंद में रहेगा। जितना आनंद में रहेगा उतना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्योंकि अभी जैसा देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो भय का इमोशन लोगों में, और ये आपकी प्राण ऊर्जा को जल्दी से खींच लेता है। जितना ज्यादा डर है इन बीमारियों का, ये आपको इम्यून सिस्टम से बहुत जल्दी से वीक कर देते हैं। इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रांग करना है तो आपको प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, और जैसा ही रेगुलर ये प्रैक्टिस चल ही रही है, और जितना रेगुलर 1 घंटा प्रेक्षा मेडिटेशन के लाइव चल रहा है सुबह 7 से 8, आप इसके साथ जुड़े, अपने आप को मेंटली स्वस्थ रखें, इमोशनली स्वस्थ रखें, फिजिकल लेवल पर आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी चिंतन नहीं करें जो आपकी प्राण ऊर्जा को कम करे शरीर के भीतर। इसीलिए, और जैसा कि आज मैंने बताया कि कैसे हम इमोशनली इम्बैलेंस होकर के फिजिकली डिजीज से ग्रस्त हो सकते हैं, तो इमोशनली भी हमको स्ट्रांग रहना है, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रहना है, क्योंकि आज डॉक्टर्स भी ये प्रमाणित कर ही चुके हैं कि 80% डिजीजेस साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का अर्थ ही होता है कि पहले आपके भावनात्मक लेवल पर आती है, फिर मन के लेवल पर आती है और फिर शरीर के लेवल पर आती है। तो आप अगर अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो आप भावनात्मक लेवल पर ही इन डिजीजेस को रूट आउट कर सकेंगे। आपके शरीर पर वो उतरेंगी ही नहीं। और यही हमें करना है, भगवान महावीर के स्वास्थ्य शास्त्र को जानना है और शरीर से परे जाना है, मन को देखना है, भावों को देखना है और वैसे अपनी चिकित्सा शुरू करनी है। हम कब ऐसा सोचते हैं, जब डिजीजेस बहुत ज्यादा आपको घेर लेती है, उसके बाद में हम इस लेवल पर सोचना शुरू करते हैं, तो उसमें थोड़ा समय भी लगता है। और प्रेक्षा ध्यान है, जैसे श्वास प्रेक्षा का भी प्रयोग हम करते हैं। श्वास प्रेक्षा से आपका नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र दोनों ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। जितना आप श्वास के साथ जागरूक रहते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी अवेयरनेस भीतर में चेंज हो रहे भावों के लिए होती है। मनोबल आपका स्ट्रांग होता है। जिनकी प्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है
उनका मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा। अब हम सोचेंगे कि मेरा मनोबल कैसे बढ़े, तो जैसे आपकी वाइटल फोर्स बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी, रेगुलर आप प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, इसका इफेक्ट होगा कि आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग बनेगी, आपकी प्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग बनेगी, आपकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग बनेगी और आप अवेयर बनेंगे। सबसे मेन है हम मूर्छा के प्रवाह में नहीं बैठते जाएंगे, जागरूक बनेंगे। प्रेक्षा ध्यान का सबसे इसेंस जो है कि हम जागरूक बनते हैं, हमारी ऊर्जा इस समय किस डायरेक्शन में लग रही है उसके लिए हम जागरूक बनते हैं और इसी से हम सारी ही डिजीजेस को रूट आउट कर सकेंगे। तो जागरूकता के साथ हम इसको करेंगे और अपने आप को स्वस्थ, मस्त और प्रसन्नचित रख पाएंगे, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह पाए। इसी आशा के साथ ओम अर्पण। Thank you, Mrs. Anju Bafna. I'll request both you and Dr. Maya Daruwala if you could also do some live demonstration, maybe of Bhastrika Pranayam or some other pranayam which you think can really help us. Thanks. एक प्राणायाम जो आपको रेगुलर करना है, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो आप इमीडिएटली करेंगे सूक्ष्म भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद करेंगे और चित्त को उस स्थान पर ले जाएं जहां पर आपको प्रॉब्लम है। जैसे अभी कोरोना के समय में ज्यादा टाइम आपको नॉस्ट्रिल में ही थोड़ा अनहेल्दी लगेगा, तो आप नॉस्ट्रिल पर ही ध्यान करें। पूरा नॉस्ट्रिल आपकी गर्म हो जाए तब तक आपको इसको करना है। देखिए एक बार, एक्सहेलेशन हल्के से फोर्स के साथ। आप नॉस्ट्रिल से ही डिजीज के परमाणुओं को रूट आउट कर सकते हैं। सेकेंड आपको करना है, अपनी जीभ को पैलेट पे लगा ले ऊपर और जोर से श्वास को सिर्फ एक्सहेल करना। पूरा जीभ को पैलेट पे लगा ले, इससे आपका स्वर यंत्र भी साथ साथ में अफेक्ट होगा और आपकी थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन भी अच्छे होंगे। जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप हुआ है वो भी इसको साथ में करें और इमीडिएटली आप ऑक्सीजन चेक करें, वो भी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। साथ साथ में लंग्स पर आप ऑरेंज कलर का ध्यान करेंगे। आपके आनंद केंद्र पर ऑरेंजिश रेड कलर पूरा दोनों लंग्स और हार्ट के बीच करेंगे। इससे भी आपके लंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इम्यून आपका स्ट्रांग बनेगा। इसके साथ साथ पेट और श्वास की क्रिया में एक है हमारा जो हम उड्डयन बंद लगाते हैं। श्वास को पूरा बाहर रोक लेंगे और पूरा स्टमक को अंदर की तरफ जितना अंदर ले जा सके पेट और पीठ को एक कर लेंगे। इसे करेंगे, इससे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत फटाफट बूस्ट होगा आपका। फिर श्वास के साथ अंदर बाहर करेंगे। ये 3-4 प्रयोग आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं। माया जी और आपको गाइड करेंगे। अंजू जी, आपने बहुत ही अच्छे प्रयोग बताए और ये जो आपने प्रयोग बताए ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है, तो अच्छे है। दूसरा कि उसकी एब्डोमेन पे भी इफेक्ट होती है और हमें जब भी हम सही ब्रीदिंग करें उस वक्त भी हमारा एब्डोमेन, जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा एब्डोमेन फूलता है और श्वास छोड़ते हैं तो एब्डोमेन सिकुड़ता है, यानी डायाफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करते हैं। तो इसी हिसाब से ये सब हेल्पफुल है। प्लस हमारा जो लंग्स है, लंग्स की कैपेसिटी है 5 से 6 लीटर हवा लेने की, लेकिन हम रेगुलर में सिर्फ आधा से 1 लीटर लेते हैं। तो इस प्रकार जब हम भस्त्रिका करते हैं तो इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये आपके सारे के सारे प्रयोग, अगर कोरोना पेशेंट तो कोरोना ठीक होने के बाद आजकल हम देखते हैं
कि लंग्स में फाइब्रोसिस होता है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस प्रयोग से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इवन हमें अगर कोई कोरोना नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी ना हो और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, तो इनको भी ये करना चाहिए रेगुलर में। किसी का जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमें। जय जिनेन्द्र, माया जय मैम। जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। अंशु जी, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो जय मच, जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सेशन रहा। अंशु जी, आपसे मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि हम बाहर से कहीं से आते हैं तो हमारा स्वर यंत्र उल्टा चलने लगता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्वर यंत्र उल्टा चल रहा है, उसके बारे में जरा हम बाहर से आते नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब स्वास्थ्य में कुछ भी इम्बैलेंस लग रहा है, तो आपका स्वर यंत्र चेंज होगा। आपका जो चलना चाहिए स्वर वो नहीं चलेगा, उल्टा चलेगा। जो भी आपका चल रहा है उसको आप फोर्सफुली बंद कर दो और दूसरे को एक्टिव कर लो, तो आप इमीडिएटली बीमारी को बाहर निकाल पाओगे। आपको बुखार भी आएगा, आपका स्वर विपरीत चलेगा, क्योंकि पहले आपका हमेशा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, उसके बाद ग्रंथि तंत्र इफेक्ट होगा, फिर शरीर पर इफेक्ट आएगा। तो हम इसमें कैसा करते हैं कि हम नर्वस सिस्टम को सीधा वहीं से ठीक करने की कोशिश करते हैं जहां से बीमारी शुरू हुई है। बाकी क्या होगा, हम पहले फिजिकल लेवल पर इन्फेक्ट होने के बाद में उसको डिजीज दवाई से ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम सीधा सीधा स्वर को चेंज करके और जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है वहीं से उसको रूट आउट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, समझ में आया आपको चंदा जी बराबर से? हाँ, मेरे को समझ। काफी लोग न्यू प्रैक्टिशनर हैं, तो स्वर कैसे चेंज किया जाता है, प्लीज उस पर भी हाईलाइट करिए। जैसे अभी आप चेक करें कि आपका दो में से एक स्वर प्रोमिनेंट रहेगा, खाली कुछ क्षण के लिए दोनों एक साथ चलते हैं, बाकी दो में से एक ज्यादा होगा। आप चेक करें, और जो चल रहा है ना वो आपका जैसे राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है, तो इस समय आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है जो गर्म होती है, और अगर आपका लेफ्ट ज्यादा चल रहा है कि इड़ा चल रही है। अगर बुखार आएगा तो आपकी पिंगला ही ज्यादा चलेगी, तो आपको पिंगला को बंद कर देना है, राइट नॉस्ट्रिल को, और लेफ्ट को ही एक्टिव करना है। लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। तो कुछ 2-4 मिनट के प्रैक्टिस के बाद वो वही चालू, ऑपोजिट वाली चालू हो जाएगी। ऑपोजिट वाला चालू हो जाएगा। एंड दिस वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर 1 or 2 days। कैसा इसको कैसे कर, 1-2 दिन के एक बार तो आप करेंगे ना, तो कि 10 मिनट के अंदर भी उसमें से आपको आराम लगने लगेगा, क्योंकि जैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। जैसे आपने खाना खाया, उसके बाद में आपकी सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए आइडियली, तो आपका खाना पचेगा। लेकिन अगर आपका ऐसा विपरीत हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर है कि आपकी इड़ा चली जा रही है, तो क्या होगा, खाना पचेगा नहीं, फर्मेंट होगा, उससे क्या होगा, ब्लॉटिंग होगा और दूसरी सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो आप ये चेक करना है हमें कि मेरी सूर्य नाड़ी चल रही है कि नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद में करीब 1 घंटे 45 मिनट्स एक चलता है आपका स्वर, और फिर 45 मिनट्स दूसरा चलता है। उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सुषुम्ना बहुत थोड़े टाइम के लिए चलती है, तो यही हमको बैलेंस करना होता है कि अगर आपको जहां कूलेंट एनर्जी चाहिए तो वहां पर कूलेंट ही चाहिएगी, और जहां पर आपको हीट एनर्जी चाहिएगी तो वो आपकी पिंगला नाड़ी कार्य करेगी। स्वस्थ आदमी का स्वर प्रॉपर ही चलता है हमेशा। थैंक यू। सरिता डागर जी का कोई क्वेश्चन है शायद। सरिता जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सरिता जी नहीं है तो नेक्स्ट दीपा डूंगरवाल का कोई क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन था मेरा अंजू जी, कि जैसे अच्छा। अभी जो प्रयोग बताए उनमें कपालभाति का नहीं था कहीं पे भी, तो क्या इस समय कपालभाति करनी चाहिए? जो कपालभाति अगर पेशेंट्स है ना तो उतना ज्यादा स्ट्रांगली कर नहीं पाएंगे, और बाकी नॉर्मल तो आप कर ही सकती हैं। बाकी उड्डयन लगाने के बाद में भी मैंने बताया था कि तेजी से श्वास के साथ अंदर बाहर करें, वो एक तरह से कपालभाति ही है। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है काफी मेंबर्स का, वो पूछ रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ छोटी छोटी क्रियाएं जो वो कर सकते हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वर्किंग आवर है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी कोई क्रियाएं जिससे वो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सके। अभी सबसे अच्छा भस्त्रिका है, मैंने बताया था अभी कि मैं भी उसी से अगर मतलब कहूँ कि
मुझे कोविड नहीं आया, बाकी सबके साथ में रहते हुए भी, तो भस्त्रिका प्राणायाम, तो दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, पूरा फोर्स के साथ श्वास को छोड़ेंगे। ये है, इसको आप 10-10 बार दिन में 3 बार कर लें, ये भी आपके वायरसेस को रूट आउट करेगा। और बाकी प्रेक्षा ध्यान में प्रेक्षा मेडिटेशन चैनल पर भी लिंक है, डाले हुए हैं कि कोविड से ही इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है, जिनको होकर के गया है और अगर फिर भी उसके बाद में किसी पार्ट में कोई वीकनेस है, उनके लिए भी वो करना है, क्योंकि ब्लड फ्लो को हमें फिर से वापस अच्छा करना है और सारे ही ऑर्गन्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है। क्योंकि जितना आपका ग्रंथि तंत्र स्वस्थ रहेगा, नाड़ी संस्थान स्वस्थ रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में नहीं रहेगी। तो उनके लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं दीपा डूंगरवाल बात कर रही हूँ। प्रेगनेंसी में मुझे कौन से आसन करने चाहिए और क्या क्या करना है, वो आप मुझे बता दो। प्रेगनेंसी में आप अनुलोम विलोम ज्यादा करें, भ्रामरी आप कर सकते हो, तीव्र प्राणायाम बहुत ज्यादा नहीं करना है, सूक्ष्म भस्त्रिका करो, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एकदम फास्ट वाला नहीं करना है आपको। उसके अलावा अपवर्ड बॉडी की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो, वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप कैसे पूरा एनलार्ज कर सकते हो, ये एरिया आपका खुले वैसा कर सकते हो। बाकी अब्डोमिनल एरिया पर कहीं पे भी प्रेशर आए वैसा कुछ भी नहीं करना है। आप आसन में कौन से आसन कर सकते हैं? आसन में आप ताड़ासन कर सकते हो, तिर्यक ताड़ासन कर सकते हो, आप कटी चक्रासन कर सकते हो, आप बैठ करके भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इससे भी आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। जो हमारी 5 मुद्राएं हैं, आचार्य मुद्रा, वो भी आप आराम से कर सकते हो, उससे भी आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। और डीप ब्रीदिंग। हाँ, और अंजू जी, अगर तितली आसन भी किया जाए हाँ, तो वो भी अच्छा रहेगा और डिलीवरी के टाइम में भी अच्छा बेनिफिट रहता है। बटरफ्लाई पोज। धन्यवाद। महाप्राण ध्वनि भी कर सकते हैं ना हम सब में? हाँ, महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, मतलब ध्यान तो कभी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरा सवाल है, मुझे खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा बाद गैस बनती है बहुत, और अगर शरीर को कहीं से पैर वगैरह दबाया तो डकारें निकलती है, तो इसका क्या उपाय है क्या कुछ? नाया जी आप बताएं। हाँ, आप खाना खाने के बाद यानी कि आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, तो आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में जब हम बैठते हैं ना, तो हमारे पैरों में जो ब्लड जाता है वो ज्यादा ब्लड ऊपर की ओर जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिससे हमारा पाचन अच्छी तरह होता है। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड तो थोड़ा आसन के जैसे पवन मुक्तासन ऐसा करेंगे तो भी आपका गैस नहीं होगा। खाने के बाद आप वज्रासन कीजिए, थोड़ा अग्निसार की क्रिया कीजिए, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत हो सकता है। तो ऐसे छोटी मोटी आसनों से भी आप अच्छा कर सकते हैं। और आपको खाने के बाद जब भी आप 15-20 मिनट का नैप लेते हैं, तो उस वक्त आप लेफ्ट साइड करवट लेके सो जाइए, जिसको आयुर्वेद में वाम कुक्षी कहते हैं। तो लेफ्ट साइड आप करवट लेकर सोते हैं तो आपका राइट नॉस्ट्रिल चालू होता है, सूर्य स्वर चालू होता है, जिससे पाचन क्रिया अच्छी होती है। तो पवन मुक्तासन, वज्रासन, लेफ्ट साइड करवट लेकर वाम कुक्षी करना, यही सब करते हैं तो अच्छा रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद। मनीषा जी नाहटा, आपका क्वेश्चन। हाँ जी, जय जिनेंद्र, आई एम फ्रॉम कोलकाता, मनीषा नाहटा। एक्चुअली लाडनू कैंप से आने के बाद ना मुझे कोविड हो गया था, तो मेरा एसिम्प्टोमेटिक था, मैं रिकवर तो हो गई थी 14 दिनों में ही, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी मेरे हल्का हल्का मुझे मतलब गले में एक खिंचाव सा लगता है, तो इसका अगर कोई उपाय बताएं। अगर गले में आपको अभी
हाँ माया जी, बोलिए बताइए। अंजू जी। बताइए, नहीं आप अंजू जी बताइए। बताइए। इसके साथ में हल्का आप ये दर्द भी बताइए। लगता है वैसे गले में और खिंचाव हो खिंचाव रहा जैसा। है। हाँ, और हल्का दर्द भी है। दैट्स मीन हल्का दर्द भी है, यानी कि ये वहां के गले के मसल्स में थोड़ी स्टिफनेस आ गई है। तो इसमें आपको अगर हम थोड़ी छोटी योगिक क्रिया की बात करें तो हम गले की जो योगिक क्रियाएं हैं वो सारी कर सकते हैं। गले और मुख की योगिक क्रिया जिसमें हम आ की ध्वनि करते हैं वो अच्छा रहता है। दूसरा आप महाप्राण ध्वनि भी कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी करते हैं। तो जब भी महाप्राण ध्वनि भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये जो वाइब्रेशन होते हैं वो वाइब्रेशन हमारे गले के चारों तरफ की वॉल के साथ टकराते भी है, तो वो भी उसमें लचीलापन यानी कि लचीलापन या अच्छा बनाते हैं। वहां थोड़ी हल्की सी सूजन हो वो भी निकल जाती है। फिर गर्म पानी के गरारे कीजिए, ये सब है। लेकिन गले के लिए योगिक क्रिया, महाप्राण ध्वनि, फिर जो आसन में हमारे गले का स्ट्रेचिंग ऊपर की ओर होता है, जैसे कि हम भुजंगासन किया, हमारे गले का और स्ट्रेचिंग भी साथ में होता है, तो ऐसे आसन भी बेनिफिशियल रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गले की योगिक क्रियाएं, महाप्राण ध्वनि और गर्म पानी के गरारा। महाप्राण ध्वनि इसके अलावा कितनी अंजू बार जी करूं? समय सीमा बताइए। आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे ऐसा, वैसे 5 या 10 मिनट कर सकते हैं। और अभी ही हमारे राजेंद्र सर, मोदी सर ने बताया कि आप गले पे ध्यान करके, थायराइड ग्लैंड पे ध्यान करके और आप आनंद केंद्र पे ध्यान करके भी कर सकते हैं। तो इससे भी गले के जो दर्द है उसमें लाभ हो सकता है। एक और प्रयोग भी अच्छा आप कर अंजू जी सकते अगर हैं कुछ साथ बताएं साथ में। तो। हाँ जी। हाँ हाँ जी। आप पूरा श्वास भर लें और नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और गर्दन को जालंधर बंद लगाना है, लॉक कर लें। इसके बाद में सलाइवा को उतारना है 5 बार 6 बार जैसे आपका कन्वीनियंस हो उसको उतारो। उससे आपकी थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्लैंड एक्टिव होगी और यहाँ की स्टिफनेस आपकी आराम से जल्दी से रूट आउट भी हो जाएगी। ये कितनी बार माया जी करना ने है? प्रयोग बताएं, या आप 3 बार करो एक साथ में, एक बार में 3 बार करो और सुबह शाम दोनों टाइम करो, उससे भी आराम पड़ेगा आपको। जो माया जी ने प्रयोग बताया उसके साथ साथ इसको भी करो आप। ओ मैडम कृतज्ञ उसमें, आप दोनों को कृतज्ञ उसमें। और किसी का कोई क्वेश्चन है? दीपक जय नागलिया जी। नखत, जय जिनेन्द्र सभी से। मेरा सवाल ये था कि जैसे राजेंद्र सर ने कहा था कि हम NO2 का जनरेशन अपनी ही बॉडी के अंदर में कर सकते हैं भ्रामरी के द्वारा। तो यदि जो प्रेक्षा ध्यान से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, ऐसे भी कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भ्रामरी का एक प्रयोग यदि करवा दें तो बहुत बहुत आभार रहेगा। हाँ, देखिए आप भ्रामरी कैसे करना है। आपकी अंगूठा है, अंगूठे से आप कान के अंदर डालना है, कान को बंद करना है। फिर दोनों आपकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर आंख के ऊपर नीचे, और नीचे वाली फिंगर से नॉस्ट्रिल को हल्के से प्रेस करना है। छोटी फिंगर आपके सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद करना है आपको। लंबा श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना। फिर से एक बार करें श्वास। इससे भी आपका माइंड जो है सीधा वाइब्रेशंस आपके मस्तिष्क पे होते हैं और आपका माइंड अल्फा स्टेट में जाता है। जितना अल्फा स्टेट में जाएगा ये भी इम्यून सिस्टम को अच्छा करने का एक तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? दीपक जी शायद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे मैं टीपीएफ नागपुर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के इस परिस्थिति में आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम रखा है, जिससे मैं पूरा कार्यक्रम सुन रहा था, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आई थिंक आज का जो प्रोग्राम तो ये तो सीखने को मिल रहा है कि हमें क्या क्या रेगुलर करना चाहिए जिससे हम इससे बच सके। हमने अर्चना जी आपको मैं बताता हूँ, हमने 2 साल पहले एक प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम बॉम्बे में रखा था टीपीएफ मुंबई के लिए, और मुझे उस समय ये लगा था कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम वी डिड इन आवर टेन्योर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नागपुर के लिए भी इस तरह के कार्यक्रम जो होंगे, जो प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड होंगे, वो कहीं ना कहीं पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। ओवरऑल एट लार्जर पिक्चर में ये अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है, अंजू जी आप अगर आंसर कर सके, बॉम्बे में जो हम प्रॉब्लम फेस, मैं मुंबई से हूँ बाय द वे, बॉम्बे में जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ऑक्सीजन लेवल, जितने भी पेशेंट्स हैं, हम डेली मेरा इंटरेक्शन चल रहा है, हमने एक सेल बना रखा है, हेल्प सेंटर बना रखा है हमने अपने समाज के लोगों के लिए, उसमें ऑक्सीजन लेवल उनका 80 के आसपास चल रहा है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। मतलब अगर आप उनको कुछ सुझाव भी दे रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से उस ऑक्सीजन लेवल पे ब्रेन उतना फंक्शन नहीं करता कि ब्रेन जो मैंने देखा है, मतलब पेशेंट्स बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। मतलब ऐसे पेशेंट्स भी मेरे पास सुबह का मेरा डिस्कशन हुआ जिसमें वो खाना भी नहीं खा रहे हैं, वो मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में नहीं है, तो ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग इन दैट वे। ऐसे में कुछ किया जा सकता है क्या? हम उनकी फैमिली को कुछ बता सकते हैं क्या? प्लीज हेल्प अस। क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आप चेक करेंगे अभी कम आया है, और अगर 5 मिनट के बाद में किसी प्रयोग से आपका बढ़ता है, तो उन लोगों का ट्रस्ट भी उस चीज के साथ में जुड़ेगा कि नहीं, इससे मेरा हो रहा है। जैसा मैंने बताया था कि खेचड़ी मुद्रा लगा लेंगे, ऊपर टंग को ऊपर पैलेट पे लगा के जोर से श्वास को बाहर निकालें। ये इसके साथ साथ में जो हम करते हैं अपना सिंहासन, पूरा हथेलियों को इस तरह से उल्टा रखना है नोट पे, और उसके बाद में जीभ को बाहर निकाल के जोर से श्वास को बाहर निकालें, ऐसे आ करके। इससे इमीडिएटली आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। 2-4 जैसा इमीडिएटली उनका बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा कि हम अपने आप से हील कर सकते हैं चीजों को। कोई पर्टिकुलर मुद्दा है, क्योंकि बेड पे सोया हुआ पेशेंट शायद ये वाला आसन नहीं करेगा जो सेकंड वाला है, तो ऐसा कुछ और कोई मुद्दा या कोई ऐसा तो ज्यादा मतलब बिना फिजिकल एफर्ट के कर सके, ऐसा कोई चीज? ऐसे प्राण मुद्रा भी है, जैसे ये वाली जो मुद्रा है, ये भी इमीडिएटली वाइटल फोर्स को बढ़ाएगी शरीर के अंदर। ओके। डीप ब्रीदिंग करना है, जितना लंबा श्वास ले सके ले, वो लेट करके भी कर सकेंगे। जितना लंबा लेंगे उतना भी फेफड़े आपके खुलेंगे। ओके। ज्यादा कुछ नहीं कर सके तो खाली ये अपवर्ड बॉडी की स्ट्रेचिंग, जिसमें इसमें आचार्य मुद्रा भी बहुत हेल्पफुल होती है। दोनों हाथ इस तरह से ले जाके पूरा खोल लो, जितना पीछे ले जा सके खोले, और ऐसे आपके अंगूठे को टच करना है, और आपके शोल्डर्स को जितना पीछे ले जा सके ले जाए। इससे भी पूरा चेस्ट एरिया एक्सपैंड होगा और ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके। अर्चना जी एक रिक्वेस्ट है, मतलब मैंने समझ लिया, अगर इसका कोई एक छोटा सा एक 5-6 स्टेप्स का एक कुछ पीडीएफ या बना के भिजवाइए ना आप। श्योर बिल्कुल। मतलब ये इट्स अ स्मॉल पैक जो नहीं, ऐसा होगा तो हम लोग ही छोटा वीडियो बना करके भेजेंगे। हाँ, भेज दीजिए ना, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो क्या वो मैं सर्कुलेट कर सकूंगा? दैट्स व्हाट लाइक, क्योंकि वो प्रैक्टिकली लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक दे वांट टू लर्न भस्त्रिका एंड प्रॉपर वीडियो मिले तो शायद ज्यादा हेल्पफुल रहे। और छोटा सा, ज्यादा बड़ा मत बनिए, लोग ज्यादा बड़े वीडियो देखते नहीं है, स्टेप बाय स्टेप विद सम टेक्स्ट अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस टू टीम टीपीएफ। अर्चना जी, नितिन जी, बहुत अच्छा लगा मतलब ये पूरा सेशन देख के। ऐसे और अच्छे कार्यक्रम आप करते रहिए, ऐसी मंगल कामना। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। माया जी एंड अंजू जी, काफी मेंबर्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि जो भी अपने सेशन के जो प्रैक्टिकल है अपनी थेरेपी, उसको आप थोड़ा सा सम अप कर दीजिए, लाइक ये करना चाहिए कोविड पेशेंट्स को, या दोज हु आर fearful of COVID thing. माया जी, हाँ आप म्यूट पे है माया जी। माया जी आप म्यूट पे हैं।
हम प्रेक्षा ध्यान में कहते हैं कि भावनात्मक स्तर अपना अच्छा रखे, सबसे पहले भावों को अच्छा रखे। तो और भाव अच्छे रहेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। तो मेनली अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमें मेनली शुभ भावों में रहना है। बस हमें पॉजिटिव चिंतन करना है। मैंने बताया कि भाई पॉजिटिव सोचो और नेगेटिव को 2 गज की दूरी पे रखो। अगर आप नेगेटिव सोच को 2 गज की दूरी पे रखोगे तो आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहला मैसेज है कि आप पॉजिटिव सोचो, शुभ भावों में रहो और हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा लोग, सबको ही वैक्सीनेशन करवाना है, लेकिन फर्स्ट पे के बाद 18 के ऊपर वाले वैक्सीनेशन करवाने वाले, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा के हम अपने थर्ड वेव को आने से रोके। यही मेरा मैसेज है। Thank you, Dr. Maya. Ms. Anju ji, if you could also comment the same towards Pariksha meditation, कि what specific activities we should be doing. आप जैसा अभी बताया है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, मैंने बताया था कि आप घर पे आए और अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, जैसे हम भाप लेते हैं, एक क्रम है आपका कि आप घर पे आए और भाप ले रहे हैं, वैसे ही आपको 10 बार भस्त्रिका प्राणायाम करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और पूरा फोर्स के साथ, क्योंकि हमारी एक्सेलेशन कैपेसिटी 10 टाइम्स फास्टर होनी चाहिए इनहेलेशन से। जितना आप फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे उतना ज्यादा आप टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकेंगे और आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये आपको करना है। सेकेंडली, आपको नॉस्ट्रिल से प्राणायाम करना है, केवल नाक से श्वास को एक्सेल करना है हल्का सा फोर्स के साथ। जो बहुत फोर्सफुल भस्त्रिका नहीं कर सकते हैं उनको खाली हल्के से फोर्स के साथ नाक से श्वास को छोड़ना है। देख लें एक बार, पूरा नॉस्ट्रिल गर्म हो तब तक करना है इस चीज को। और जैसे 3-4 आसन हैं, इस समय में सबसे बेस्ट है भुजंगासन। अगर आप जाएंगे तो प्रेक्षा मेडिटेशन के चैनल पे कोविड के 2 से 3 वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे अच्छा रखें इस समय में। और जिनको कोविड होकर के गया है, लंग्स की कैपेसिटी बहुत वीक है, वो ऑरेंजिश रेड कलर का ध्यान अपने चेस्ट और लंग एरिया पर करेंगे। आंख बंद करके आप अगर सुबह का सनलाइट लेते हैं उस समय भी इसको करेंगे तो और इजी आपको विजुअलाइज होंगे राम, उससे भी आपके फेफड़ों की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और अगर गले में खराश है तो जैसा मैंने अभी बताया था, गोल्डन नगेट, नॉस्ट्रिल बंद करना है, श्वास भर के गर्दन को लॉक करना है, जालंधर बंद लगा के सलाइवा को उतारना है 5 से 6 बार। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए। इसका पूरा कनेक्शन होता है आपके मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो इम्यून ऑटोमेटिकली आपका अच्छा रहेगा। Okay, thanks a lot. Thanks to both of you. I'd now like to request Nitin Bhaiya to please propose the vote of thanks for the session. आराध्य देव के चरणों में कोटिशा वंदन। बहुत समय के बाद कोविड पर एक डिफरेंट टेक हम लोगों ने लिया है। कोविड पर बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर में मैंने भी सहभागिता दर्ज की है, पर ये जो कंटेंट था ये डिफरेंट कंटेंट था। इसको हम मेडिकली और फिजिकली नहीं अटैक करके इमोशनली और स्पिरिचुअली कैसे अटैक किया जा सकता है, इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल अंजू जी और माया जी ने हमारे सामने रखा। उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सेशन को कंडक्ट किया। धन्यवाद के इस क्रम में मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा हिम्मत जी का कि आज वो हमारे साथ यहाँ जुड़े। एनईसी जब तक हमारे साथ जुड़ा रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे बड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें हमारा ध्यान रखा जा रहा है, तो वी फील लव्ड एंड ब्लेस्ड। दीपक जी, जोन से आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, आपको सुनने के बाद में कई लोगों का इसके प्रति इंटरेस्ट जगा होगा, मुझे ऐसा लगता है, और हम में से कई लोग आपके साथ प्रेक्षा ध्यान पर हर लेवल पर जुड़ पाएंगे। खास धन्यवाद अर्चना जी को, इतना अच्छा प्रोग्राम प्रपोज करके और उसको लीड करके। चंद्र, प्रोबेबली साथ में काम करने का ये पहला मौका है, बट आई एम श्योर और बहुत सारे प्रोग्राम हम साथ में करेंगे।
एक खास धन्यवाद याशिका खटेड़ जी का, पूरे प्रोग्राम में आप हमारे साथ बने रहे। सुनील जी छाजेड़ नागपुर सभा के अध्यक्ष, एक बड़ा थैंक यू माय एफएम को, जिन्होंने इसे पूरे नागपुर में एफएम के माध्यम से पहुंचाया। वो हमारे रेडियो पार्टनर थे इस इवेंट के साथ में। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई अधिकारीगण और खुद मेयर आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए थे। ये लाइव उनके ऑफिस में ही चल रहा था, मुझे भी वहां से जानकारियां मिली हैं और उन्होंने कई चीजें नई इसके बारे में हमसे पूछी हैं, वो हम उन तक प्रेषित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान से हम सबको लाभान्वित किया। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स पूरे प्रोग्राम में हमें सपोर्ट करने के लिए एंड देन इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए जो आपने प्रमोशनल एक्टिविटी इनोवेटिव वे में की है। सो मेनी थैंक्स टू यू नितिन जी। कृतज्ञस्मि टू बोथ द ट्रेनर्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक आप छोटा छोटा, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि एक एक मिनट का छोटा छोटा क्लिपिंग्स अगर हम रेडी करें तो हम इसी के साथ हम उसको फ्लोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you so much. Jai Jineन्द्र। Jai Jineन्द्र।